नमस्कार। आज हम गोता लगा रहे हैं पर्यावरण और पारिस्थितिकी की दुनिया में। हमारे पास है घटना चक्र, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के कुछ महत्वपूर्ण अंश जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के बीच काफी जाना माना स्रोत है। बिल्कुल। और ये सामग्री पर्यावरण विज्ञान, इकोसिस्टम कैसे काम करते हैं, जैव विविधता, उसका महत्व और खतरे, प्रदूषण के प्रकार और असर, और हाँ, संरक्षण के प्रयासों जैसे कई विषयों को कवर करती है। हमारा मकसद है इस घनी जानकारी में से सबसे जरूरी बातें, मुख्य अवधारणाएं और वो तथ्य निकालना जो वाकई समझने लायक हैं। तो चलिए इस सामग्री का विश्लेषण शुरू करते हैं। पहला सवाल तो यही उठता है कि स्रोत पर्यावरण को कैसे परिभाषित करता है। हाँ, स्रोत इसे काफी व्यापक रूप से देखता है और समझने के लिए मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांटता है। पहला है भौतिक पर्यावरण, यानी कि पहाड़, नदियां, जलवायु, मिट्टी, खनिज, ये सब। दूसरा है जैविक पर्यावरण, जिसमें सभी जीव, जंतु, पेड़ पौधे और सूक्ष्म जीव आते हैं। इंसान भी इसी का हिस्सा है, जाहिर है। और तीसरा, वो सांस्कृतिक वाला। हाँ, तीसरा है सांस्कृतिक पर्यावरण। ये दिलचस्प है क्योंकि इसमें वो सब आता है जो मानव निर्मित है। हमारी अर्थव्यवस्था, समाज, राजनीतिक व्यवस्था, हमारी आदतें, ये सब मिलकर सांस्कृतिक पर्यावरण बनाते हैं। तो मतलब पर्यावरण सिर्फ जंगल या नदी नहीं, बल्कि हमारे आसपास का पूरा ताना बाना है। ये वाकई एक अच्छा वर्गीकरण है। अब आते हैं पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम्स पर। ये काम कैसे करते हैं? स्रोत में पौधों के पानी सोखने के तरीके पर कुछ खास बताया गया है। हाँ, बताया गया है। ये प्रक्रिया सुनने में सीधी लगती है, पर इसमें काफी विज्ञान छिपा है। पौधे अपनी जड़ों के सिरों पर मौजूद महीन धागों, जिन्हें मूलरोम या रूट हेयर्स कहते हैं, उनसे पानी सोखते हैं। अच्छा, रूट हेयर्स से? हाँ, ये मूलरोम सेल्यूलोज और पेक्टिन से बने होते हैं, जिससे वो मिट्टी से चिपक पाते हैं। पानी सोखने की जो मुख्य प्रक्रिया है वो है परासरण यानी ऑस्मोसिस। अच्छा, तो ऑस्मोसिस यहाँ कैसे काम करता है? मतलब पानी का बहाव? हाँ, पानी हमेशा कम गाढ़े घोल से ज्यादा गाढ़े घोल की तरफ जाता है ना, तो आमतौर पर जड़ों के अंदर का घोल मिट्टी के घोल से ज्यादा गाढ़ा होता है, इसलिए पानी अंदर खिंच जाता है। लेकिन स्रोत एक चेतावनी देता है, अगर खेत में ज्यादा खाद डाल दी और पानी कम दिया तो मिट्टी का घोल ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा। ओह, तब तो पानी अंदर नहीं जा पाएगा। बिल्कुल उल्टे, जड़ों से पानी बाहर खींच सकता है, जिससे पौधा मुरझा जाता है। इसीलिए खाद के बाद सिंचाई जरूरी है। स्रोत ये भी बताता है कि जब पौधा उखाड़कर कहीं और लगाते हैं, मतलब प्रत्यारोपण करते हैं, तो ये नाजुक मूल रोम अक्सर टूट जाते हैं। हाँ, ये तो होता है। और इससे पौधे को झटका लगता है और उसकी बढ़त रुक सकती है। ये तो हुई पानी की बात। समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में क्या खास है? वो तो बहुत विशाल होते हैं। विशाल और दुनिया में सबसे स्थिर भी। सोचिए, पृथ्वी का लगभग 70% हिस्सा और 97% पानी समुद्रों में ही है। स्रोत बताता है कि इनमें स्तरण या परतें होती हैं। सबसे ऊपर प्रकाशीय क्षेत्र, जहां धूप पहुंचती है, फिर नैरेटिक क्षेत्र, और फिर गहरा अथाह जल। और समुद्री जीवन का आधार वो है फाइटोप्लैंक्टन, सूक्ष्म पौधे जो तैरते रहते हैं। अच्छा, फाइटोप्लैंक्टन। और ये इतने जरूरी क्यों है? 2 मुख्य कारण हैं। एक, ये समुद्री खाद्य श्रृंखला का आधार है, मतलब सब कुछ इन्हीं से शुरू होता है। और दूसरा, और ये बात बहुत से लोगों को नहीं पता होती, ये पृथ्वी के वायुमंडल की अधिकांश ऑक्सीजन पैदा करते हैं। क्या वाकई? अमेज़न के जंगलों से भी ज्यादा? हाँ, बिल्कुल। ये एक आम धारणा है कि जंगल ही मुख्य स्रोत है, पर समुद्र, खासकर फाइटोप्लैंक्टन का योगदान बहुत बड़ा है। और क्योंकि हर पोषण स्तर पर ऊर्जा कम होती जाती है, इसलिए इन उत्पादकों यानी फाइटोप्लैंक्टन और हरे पौधों की संख्या हमेशा उपभोक्ताओं से कहीं ज्यादा होती है। स्रोत में कुछ और अवधारणाएं भी हैं, जैसे पारिस्थितिकीय अनुक्रमण या इकोलॉजिकल सक्सेशन। ये क्या होता है? सुनने में थोड़ा जटिल लगता है। हाँ, पर यह प्रकृति का बदलाव का एक नियमित तरीका है। मान लीजिए कहीं आग लगी और सब नष्ट हो गया, तो क्या होगा? धीरे धीरे वहां पहले शायद घास उगेगी, फिर झाड़ियां, फिर पेड़, और समय के साथ एक पूरा समुदाय विकसित हो जाएगा। अच्छा, यही अनुक्रमण है, एक समुदाय का दूसरे समुदाय द्वारा समय के साथ विस्थापित हो जाना। ओडम ने इसके चरण भी बताए हैं: नगनीकरण, प्रवास, आस्थापन, प्रतिक्रिया और स्थिरीकरण। ये एक पूरी प्रक्रिया है। समझ गया। और एक शब्द है पारिस्थितिकीय पदछाप या इकोलॉजिकल फुटप्रिंट।
ये आजकल काफी चर्चा में रहता है। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा है। ये एक तरह से हमारी धरती पर हमारे बोझ का हिसाब है। इसे भूमंडलीय हेक्टेयर में मापा जाता है। भूमंडलीय हेक्टेयर। हाँ, ये बताता है कि हमारी जीवन शैली को बनाए रखने के लिए, मतलब हमारा खाना, ऊर्जा का उपयोग, जो सामान हम इस्तेमाल करते हैं, इन सब के लिए कितने प्राकृतिक संसाधनों की जरूरत पड़ती है। स्रोत साफ कहता है कि जैसे जैसे हमारा कार्बन उत्सर्जन बढ़ रहा है, हमारा पारिस्थितिकीय पदछाप भी बढ़ रहा है। मतलब हम प्रकृति से उसकी क्षमता से ज्यादा ले रहे हैं। बिल्कुल, यही इसका निचोड़ है। इसी से जुड़ा एक और टर्म है कार्बन का सामाजिक मूल्य, सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन। इसका क्या मतलब है? ये एक आर्थिक आंकलन है। इसका मतलब है कि आज अगर हम 1 टन CO2 उत्सर्जित करते हैं, तो उससे भविष्य में जो नुकसान होगा, चाहे वो स्वास्थ्य पर असर हो, कृषि पर हो, बाढ़ से होने वाले नुकसान हो, उसका आज के हिसाब से आर्थिक मूल्य क्या है। अच्छा, तो ये भविष्य के नुकसान का आज का दाम है। हाँ, एक तरह से ये नीतियों को बनाने में मदद कर सकता है, ताकि हम उत्सर्जन के छुपे हुए खर्च को भी समझ सकें और फैसलों में शामिल कर सकें। हाँ, मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट का हवाला देकर स्रोत इन्हें 4 मुख्य भागों में बांटता है। पहला, व्यवस्था सेवाएं, जैसे भोजन, पानी, लकड़ी। दूसरा, समर्थन सेवाएं। ये वो प्रक्रियाएं हैं जो बाकी सेवाओं को संभव बनाती हैं, जैसे पोषक तत्वों का चक्रण, मिट्टी का बनना, परागण। ठीक है। तीसरा, नियंत्रण सेवाएं, जैसे जलवायु का नियंत्रण, बाढ़ रोकना, बीमारियों का नियंत्रण। और चौथा, सांस्कृतिक सेवाएं, जैसे मनोरंजन, पर्यटन, आध्यात्मिक शांति, शिक्षा। ये समझने से हमें पता चलता है कि प्रकृति हमारे लिए चुपचाप कितना कुछ करती है। वाकई कई बार हम इन चीजों को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। स्रोत में बहुत सारे तकनीकी शब्द भी हैं, इकोटोन, पिग्नोक्लाइन, हेलोक्लाइन, थर्मोक्लाइन। क्या इन्हें संक्षेप में समझा सकते हैं? कोशिश करती हूँ। इकोटोन होता है 2 अलग अलग इकोसिस्टम के बीच का मिला-जुला या संक्रमण क्षेत्र। जैसे जंगल जहाँ खत्म होता है और घास का मैदान शुरू होता है, वो किनारा इकोटोन है। जहाँ पानी का घनत्व तेजी से बदलता है। और हेलोक्लाइन वो है जहाँ लवणता यानी खारापन तेजी से बदलता है। तो ये पानी की अलग अलग परतें हैं, तापमान, घनत्व और खारेपन के आधार पर। बिल्कुल। और ये परतें समुद्री जीवन को बहुत प्रभावित करती हैं। ठीक है, अब आते हैं जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी पर। ये क्या है और स्रोत के अनुसार ये सबसे ज्यादा कहाँ मिलती है? जैव विविधता का सीधा सा मतलब है किसी जगह पर पाए जाने वाले जीवों की कुल संख्या और उनकी अलग-अलग किस्म। स्रोत कहता है, और ये आमतौर पर माना भी जाता है, कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स और प्रवाल भित्तियों, कोरल रीफ्स में सबसे ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। प्रवाल भित्तियां, कोरल रीफ्स। हाँ, कोरल रीफ्स। उन्हें तो समुद्र का वर्षावन भी कहते हैं। इतनी ज्यादा विविधता होती है वहाँ। और वैश्विक हॉटस्पॉट कौन से हैं? मतलब वो जगहें जहां विविधता बहुत है पर खतरा भी है। भारत में स्थिति क्या है? हाँ, हॉटस्पॉट वही है। वैश्विक स्तर पर स्रोत पूर्वी हिमालय, भूमध्य सागरीय बेसिन और दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जैसे क्षेत्रों का जिक्र करता है। ये ऐसी जगह हैं जहाँ बहुत सारी ऐसी प्रजातियां हैं जो कहीं और नहीं मिलती, और उन पर विलुप्त होने का खतरा भी बहुत ज्यादा है। और भारत में? भारत में पश्चिमी घाट एक बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील हॉटस्पॉट माना जाता है। वहाँ पौधों और जानवरों की ढेरों अनोखी प्रजातियां हैं। लेकिन इस जैव विविधता पर खतरे भी बहुत हैं। स्रोत किन मुख्य खतरों की बात करता है? देखिए, सबसे बड़ा खतरा तो है प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना या उनका टुकड़ों में बट जाना। जैसे जंगल कट रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, शहर फैल रहे हैं, खेत बढ़ रहे हैं। इससे जानवरों के घर छिन रहे हैं। हाँ, ये तो है। दूसरा बड़ा खतरा है विदेशी आक्रामक प्रजातियों का हमला। मतलब बाहर से आई कोई प्रजाति स्थानीय प्रजातियों को खत्म कर देती है। लैंटाना या जलकुंभी इसके उदाहरण हैं। फिर जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण तो हैं ही बड़े खतरे। स्रोत में झूम खेती का भी जिक्र है। हाँ, झूम खेती जो पूर्वोत्तर भारत में प्रचलित है, उसमें जंगल काटकर खेती की जाती है, फिर जगह बदल दी जाती है। इससे जंगल कटते हैं और मिट्टी की उर्वरता भी कम होती है, तो ये भी एक कारक है। पक्षियों की संख्या कम होने का कारण क्या बताया गया है? खासकर गिद्धों का मामला काफी गंभीर था, उस पर कुछ है? हाँ, पक्षियों के लिए आवास की कमी तो है ही, लेकिन स्रोत कीटनाशकों के बहुत बुरे असर पर जोर देता है।
जैसे डीडीटी जैसे कीटनाशक खाद्य श्रृंखला में जमा होकर पक्षियों के अंडों के कवच को पतला कर देते थे। ओह, तो अंडे फूट जाते थे। हाँ, समय से पहले बच्चे नहीं निकल पाते थे। और गिद्धों के मामले में जो बहुत ही दुखद था, स्रोत डिक्लोफेनैक सोडियम दवा को दोषी बताता है। ये पशुओं को दी जाने वाली एक दर्द निवारक दवा थी। लेकिन इससे गिद्धों को क्या हुआ? जब गिद्ध इन दवा से इलाज किए गए मरे हुए पशुओं का मांस खाते थे तो उनके गुर्दे फेल हो जाते थे और कुछ ही दिनों में उनकी मौत हो जाती थी। इससे भारत में गिद्धों की आबादी लगभग 99% तक कम हो गई थी। 99%? हाँ, ये तो भयानक है। हाँ, ये एक बहुत बड़ी पारिस्थितिकी त्रासदी थी। संरक्षण की स्थिति जानने के लिए IUCN रेड लिस्ट का भी जिक्र है। ये क्या है और क्यों जरूरी है? IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये एक वैश्विक संस्था है। उनकी रेड लिस्ट दुनिया भर की प्रजातियों के संरक्षण की स्थिति का सबसे व्यापक आकलन करती है। ये बताती है कि कौन सी प्रजाति कितने खतरे में है। जैसे वो श्रेणियां होती हैं, विलुप्त, संकटग्रस्त। हाँ बिल्कुल, जैसे विलुप्त, एक्सटिंक्ट, वन में विलुप्त, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, अति संकटग्रस्त, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, संकटग्रस्त, एंडेंजर्ड, संकट के नजदीक, नियर थ्रेटन्ड, कम चिंताजनक, लीस्ट कंसर्न वगैरह। स्रोत उदाहरण देता है, जैसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अति संकटग्रस्त है, कस्तूरी मृग और लाल पांडा संकटग्रस्त हैं। तो ये लिस्ट मदद कैसे करती है? ये सरकारों, वैज्ञानिकों और संरक्षण संस्थाओं को प्राथमिकता तय करने में मदद करती है कि किन प्रजातियों को बचाने पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। ये जागरूकता भी बढ़ाती है। लाल पांडा का जिक्र आया था, उसे फायर कैट भी कहते हैं। ये कहाँ मिलता है भारत में? हाँ, उसे फायर कैट भी कहते हैं। ये बहुत खूबसूरत, शर्मीला सा, पेड़ों पर रहने वाला जीव है। स्रोत बताता है कि ये भारत के पूर्वोत्तर हिमालयी क्षेत्रों में पाया जाता है, मुख्य रूप से सिक्किम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश के जंगलों में। ये भी संकटग्रस्त है। ठीक है, अब विषय बदलते हैं और सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर आते हैं। स्रोत इसके बारे में क्या कहता है? सतत विकास का मूल विचार तो यही है कि हम आज की अपनी जरूरतें इस तरह पूरी करें कि आने वाली पीढ़ियों की जरूरतें पूरी करने की क्षमता से कोई समझौता ना हो। मतलब विकास ऐसा हो जो पर्यावरण और सामाजिक रूप से भी टिकाऊ हो। संतुलन की बात है। हाँ, संतुलन बनाने की बात है। संयुक्त राष्ट्र ने इसी के लिए 17 सतत विकास लक्ष्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, SDGs तय किए हैं, जिन्हें 2030 तक हासिल करना है। ये लक्ष्य गरीबी, भुखमरी, स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी, ऊर्जा, पर्यावरण जैसे सभी पहलुओं को कवर करते हैं। स्रोत SDG 3 का खास जिक्र करता है, जो स्वास्थ्य और कल्याण से जुड़ा है। और इन लक्ष्यों का प्रस्ताव कब आया था? स्रोत Rio+20 सम्मेलन 2012 का उल्लेख करता है, जहां इन लक्ष्यों को पहली बार प्रस्तावित किया गया था। हालांकि स्रोत में क्लब ऑफ रोम 1972 का भी जिक्र है, पर SDGs का प्रस्ताव 2012 में हुआ। इससे पहले 1992 में भी रियो में एक बड़ा सम्मेलन हुआ था ना, पृथ्वी शिखर सम्मेलन। उसका क्या महत्व था? हाँ, 1992 का रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन एक मील का पत्थर था। वो संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण एवं विकास पर पहला बड़ा वैश्विक सम्मेलन था। उसी दौरान वैश्विक पर्यावरण सुविधा ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी GEF की स्थापना हुई। GEF ये क्या करता है? ये एक तरह का फंड है जो विकासशील देशों को पर्यावरण से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने में वित्तीय मदद देता है। जैसे जलवायु परिवर्तन पर UNFCCC, जैव विविधता पर CBD और मरुस्थलीकरण पर UNCCD। इन तीनों के लिए GEF मुख्य वित्तीय तंत्र है। अच्छा, और एजेंडा 21 भी वहीं से आया? हाँ, एजेंडा 21 भी रियो 1992 की ही देन है। ये सतत विकास के लिए एक बहुत विस्तृत वैश्विक कार्य योजना थी। अब अगर भारत की बात करें तो यहाँ पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन से प्रमुख संस्थान और कानून हैं? स्रोत किनका उल्लेख करता है? स्रोत कई महत्वपूर्ण संस्थानों का जिक्र करता है, जैसे नागपुर में राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान है, जिसे नीरी कहते हैं। ये 1958 में स्थापित हुआ था और पर्यावरण इंजीनियरिंग और विज्ञान पर शोध करता है। नीरी, नागपुर। ठीक है, फिर कानूनों की बात करें तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 बहुत अहम है। इसी से भारत में राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य बने और शिकार पर सख्त रोक लगी।
फिर है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। ये छाता कानून है शायद। हाँ, इसे एक अम्ब्रेला एक्ट माना जाता है क्योंकि ये केंद्र सरकार को पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार के लिए नियम बनाने का व्यापक अधिकार देता है। इसके अलावा वन संरक्षण अधिनियम 1980 है, जो वन भूमि को गैर वानिकी कार्यों के लिए इस्तेमाल करने से रोकता है। और एक और महत्वपूर्ण कानून है अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारों को मान्यता अधिनियम 2006, जिसे फॉरेस्ट राइट्स एक्ट भी कहते हैं। और चिपको आंदोलन का भी जिक्र जरूरी है। वो क्या था? सचमुच पेड़ों से चिपक जाते थे ताकि उन्हें काटा न जा सके। हाँ, नाम से ही जाहिर है। गौरा देवी, चंडी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा इसके प्रमुख नेता थे। खासकर 1974 में रेणी गांव की घटना, जहां गौरा देवी के नेतृत्व में महिलाओं ने पेड़ों से चिपक कर उन्हें कटने से बचाया, वो बहुत प्रेरणादायक मानी जाती है। ये वाकई एक अनूठा आंदोलन था। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों पर भारत की क्या स्थिति है, जैसे कार्टाजेना और नागोया प्रोटोकॉल? क्या भारत इनका हिस्सा है? हाँ, भारत इन दोनों का हिस्सा है। स्रोत बताता है कि भारत ने जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना प्रोटोकॉल पर जनवरी 2001 में हस्ताक्षर किए थे। ये प्रोटोकॉल आधुनिक बायोटेक्नोलॉजी से बनाए गए जीवित संशोधित जीवों लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स LMOs के सुरक्षित हस्तांतरण, हैंडलिंग और उपयोग से संबंधित हैं। LMOs जैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें। हाँ, उसी तरह की चीजें। और नगोया प्रोटोकॉल जो है वो आनुवांशिक संसाधनों तक पहुंच और उनसे होने वाले लाभों के उचित और समान बंटवारे एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग ABS से जुड़ा है। ये अक्टूबर 2014 से प्रभावी हुआ। भारत इसका भी एक पक्षकार है। ठीक है, अब आते हैं एक और बड़े मुद्दे पर, जलवायु परिवर्तन। ग्रीन हाउस गैसें कौन सी हैं? क्या SO2 भी ग्रीन हाउस गैस है? और GWP क्या चीज है? देखिए, मुख्य ग्रीन हाउस गैसें हैं जलवाष्प, वाटर वेपर, जिसका योगदान सबसे ज्यादा है, पर वो मानवीय गतिविधियों से सीधे तौर पर उतनी नहीं बढ़ती। फिर कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मीथेन CH4, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, ओजोन O3 और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स CFCs। स्रोत साफ करता है कि सल्फर डाइऑक्साइड SO2 ग्रीन हाउस गैस नहीं है, वो अम्ल वर्षा का मुख्य कारण है। अच्छा, SO2 नहीं है, ठीक है। हाँ, CO2 सबसे ज्यादा चर्चा में रहती है क्योंकि औद्योगिक क्रांति के बाद से वायुमंडल में इसकी मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब GWP यानी ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, ये एक पैमाना है जो बताता है कि कोई गैस CO2 की तुलना में एक निश्चित समय अवधि में कितनी ज्यादा गर्मी रोक सकती है। तो ये तुलनात्मक शक्ति है। हाँ, जैसे मीथेन का GWP 20 साल की अवधि में 72 बताया गया है स्रोत में। इसका मतलब है कि 20 साल में मीथेन का एक अणु CO2 के एक अणु से 72 गुना ज्यादा गर्मी रोकेगा। हालांकि मीथेन हवा में CO2 से कम समय तक रहती है। समझ गया। और ग्लोबल वार्मिंग के असर क्या दिख रहे हैं? स्रोत क्या कहता है? असर तो अब बहुत साफ दिख रहे हैं और गंभीर हैं। ग्लेशियरों का पिघलना, जिससे नदियों का बहाव अनियमित हो रहा है, समुद्री जल स्तर में वृद्धि, जिससे तटीय इलाकों के डूबने का खतरा है, सूखा और बाढ़ जैसी चरम मौसम की घटनाओं की फ्रीक्वेंसी और तीव्रता दोनों बढ़ रही हैं। चक्रवात और तूफान ज्यादा शक्तिशाली हो रहे हैं। समुद्र के गर्म होने से प्रवाल विरंजन यानी कोरल ब्लीचिंग हो रही है और कई पौधों और जानवरों की प्रजातियां अपने आवास बदलने पर मजबूर हैं या विलुप्त होने की कगार पर हैं। स्रोत IPCC के कुछ पुराने अनुमानों का भी जिक्र करता है कि सदी के अंत तक तापमान 1.4 से 5.8 डिग्री सेल्सियस तक और समुद्र स्तर 0.33 से 0.45 मीटर तक बढ़ सकता है। ये तो काफी चिंताजनक आंकड़े हैं। इससे निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रयास हुए हैं? क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस समझौते का जिक्र आता है। हाँ, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 पहला बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समझौता था जिसमें विकसित देशों के लिए उत्सर्जन में कटौती के कानूनी रूप से बाध्यकारी लक्ष्य तय किए गए थे। इसमें क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म CDM जैसा प्रावधान भी था। और पेरिस समझौता? पेरिस समझौता 2015 इससे ज्यादा व्यापक है। इसमें लगभग दुनिया के सभी देशों ने मिलकर ये लक्ष्य रखा है कि वैश्विक औसत तापमान वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तरों से 2 डिग्री सेल्सियस से काफी नीचे रखा जाए और कोशिश की जाए कि ये वृद्धि 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही सीमित रहे।
इसमें हर देश अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान नेशनली डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस NDCs देता है और विकासशील देशों की मदद के लिए विकसित देशों द्वारा 100 अरब सालाना जलवायु कोष जुटाने का भी वादा है। भारत की अपनी कार्य योजना भी है, NAPC, उसके बारे में क्या खास है? हाँ, भारत की राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज NAPC 2008 में शुरू की गई थी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें 8 राष्ट्रीय मिशन शामिल हैं जो अलग अलग क्षेत्रों पर केंद्रित हैं। 8 मिशन कौन कौन से? इसमें है राष्ट्रीय सौर मिशन, विकसित ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन, सतत पर्यावास पर राष्ट्रीय मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, सुस्थिर हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र हेतु राष्ट्रीय मिशन, हरित भारत हेतु राष्ट्रीय मिशन, सतत कृषि हेतु राष्ट्रीय मिशन और जलवायु परिवर्तन हेतु रणनीतिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन। स्रोत ये भी बताता है कि नाभिकीय शक्ति इसमें शामिल नहीं है। ये तो काफी व्यापक योजना लगती है। अच्छा, अब ओजोन परत की बात करते हैं। इसका क्या महत्व है, कहाँ पाई जाती है और इसे किससे खतरा था? ओजोन परत हमारे लिए एक सुरक्षा कवच की तरह है। ये पृथ्वी के वायुमंडल में, मुख्य रूप से समताप मंडल यानी स्ट्रैटोस्फीयर में, लगभग 90% करीब 15-30 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। और ये करती क्या है? ये सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी यानी अल्ट्रावायलेट UV किरणों, खासकर UVB को सोख लेती है। अगर ये किरणें सीधे हम तक पहुंचें तो त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद और हमारे इम्यून सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकती हैं। पौधों और समुद्री जीवन के लिए भी ये खतरनाक है। और इसकी मोटाई को कैसे मापते हैं? इसकी मोटाई को डॉप्सन यूनिट DU में मापा जाता है। स्रोत बताता है कि इसकी मोटाई मौसम के हिसाब से बदलती है। बसंत में सबसे ज्यादा और वर्षा ऋतु में सबसे कम होती है। और इसे खतरा किससे था? वो CFCs वाली बात? हाँ, मुख्य खतरा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFCs और हैलोन जैसी मानव निर्मित गैसों से था, जो पहले रेफ्रिजरेटर, AC, स्प्रे कैन वगैरह में इस्तेमाल होती थीं। इन गैसों ने ओजोन परत को पतला कर दिया था, खासकर ध्रुवों के ऊपर, जिसे ओजोन छेद कहा गया। लेकिन अब स्थिति सुधर रही है। हाँ, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 के तहत इन हानिकारक गैसों के उत्पादन और उपयोग पर दुनिया भर में रोक लगाई गई। इसके बहुत सकारात्मक नतीजे मिले हैं और ओजोन परत अब धीरे धीरे ठीक हो रही है। ये एक सफल अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण समझौता माना जाता है। ये अच्छी खबर है। अब प्रदूषण की बात करते हैं। अम्ल वर्षा या एसिड रेन क्या है और कैसे होती है? जब बारिश का पानी सामान्य से ज्यादा अम्लीय हो जाता है, मतलब उसका pH मान 5.6 से कम, स्रोत में 5 से कम लिखा है, तो उसे अम्ल वर्षा कहते हैं। और ये होती क्यों है? ये हवा में मौजूद सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx के कारण होती है। ये गैसें मुख्य रूप से कोयला जलाने वाले बिजली घरों, फैक्ट्रियों और गाड़ियों के धुएं से निकलती हैं। हवा में ये गैसें पानी, ऑक्सीजन और अन्य रसायनों से क्रिया करके सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनाती हैं। और फिर बारिश के साथ नीचे आ जाती है। हाँ, बारिश, बर्फ या कोहरे के साथ ये एसिड धरती पर आ जाता है। स्रोत बताता है कि इससे मिट्टी की उर्वरता कम होती है, क्योंकि ये पोषक तत्वों को बहा ले जाती है। ये झीलों और नदियों के पानी को अम्लीय बनाकर मछलियों और अन्य जलीय जीवन को मार देती है। और ये इमारतों, मूर्तियों, खासकर संगमरमर और चूना पत्थर से बनी चीजों को नुकसान पहुंचाती है, जैसे ताजमहल पर इसका असर देखा गया है। इसीलिए SO2 को क्रैकिंग गैस भी कहते हैं। हाँ, शायद इसी वजह से, क्योंकि ये पत्थरों में दरारें पैदा कर सकती है या उन्हें गला सकती है। जल प्रदूषण को कैसे मापते हैं? स्रोत में BOD और DO का जिक्र है। ये क्या है? ये पानी की गुणवत्ता मापने के दो बहुत महत्वपूर्ण पैरामीटर हैं। BOD का मतलब है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये मापता है कि पानी में मौजूद कार्बनिक कचरा, जैसे सीवेज, फैक्ट्री का गंदा पानी, को तोड़ने के लिए सूक्ष्म जीवों, मतलब बैक्टीरिया को कितनी ऑक्सीजन की जरूरत है। तो ज्यादा BOD मतलब? ज्यादा BOD मतलब पानी में ज्यादा कार्बनिक कचरा है, यानी पानी ज्यादा प्रदूषित है। और DO का मतलब है? डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, यानी पानी में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा। ये मछलियों और अन्य जलीय जीवों के जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी है। और प्रदूषण का DO पर क्या असर होता है? जब पानी में प्रदूषण बढ़ता है, यानी BOD बढ़ता है, तो बैक्टीरिया उस कचरे को गलाने के लिए ज्यादा ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं। इससे पानी में DO की मात्रा कम हो जाती है।
स्रोत कहता है कि 8.0 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम डीओ वाला पानी संदूषित माना जाता है और 4.0 mgl से कम वाला अत्यधिक प्रदूषित। इतने कम डीओ में ज्यादातर जलीय जीव जिंदा नहीं रह पाते। गंगा में प्रदूषण की क्या स्थिति बताई गई है? कहाँ सबसे ज्यादा है? स्रोत के अनुसार कानपुर और प्रयागराज के बीच गंगा नदी में बीओडी की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है। इसका मतलब है कि नदी का ये हिस्सा औद्योगिक कचरे और शहरों के सीवेज के कारण सबसे ज्यादा प्रदूषित है। आर्सेनिक प्रदूषण भी एक बड़ी समस्या है, खासकर पूर्वी भारत और बांग्लादेश में। ये क्या है और कैसे होता है? हाँ, ये भूजल यानी ग्राउंड वाटर का एक गंभीर प्रदूषण है। आर्सेनिक एक तत्व है जो जमीन के नीचे चट्टानों में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, लेकिन जब हम सिंचाई या पीने के लिए बहुत ज्यादा भूजल निकालते हैं तो कुछ खास भूगर्भीय परिस्थितियों में ये आर्सेनिक पानी में घुल जाता है। और इसके स्वास्थ्य पर क्या असर होते हैं? लंबे समय तक आर्सेनिक वाला पानी पीने से त्वचा रोग हो सकते हैं, जैसे त्वचा का मोटा होना, काले धब्बे पड़ना, जिसे ब्लैक फुट बीमारी भी कहते हैं, और इससे फेफड़ों, मूत्राशय और त्वचा के कैंसर का खतरा भी बढ़ जाता है। ये किन इलाकों में ज्यादा है? स्रोत बताता है कि भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानी इलाकों में ये एक बड़ी समस्या है। पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मणिपुर और छत्तीसगढ़, इन 7 राज्यों में इसका असर ज्यादा देखा गया है। बांग्लादेश में भी ये बहुत गंभीर समस्या है। स्रोत ये भी बताता है कि धान का पौधा आर्सेनिक का अच्छा अवशोषक है, तो ये चावल के जरिए खाद्य श्रृंखला में भी आ सकता है। इसके लिए कोई सीमा तय है? पानी में कितना आर्सेनिक सुरक्षित है? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने पीने के पानी में आर्सेनिक की सीमा 0.01 मिलीग्राम प्रति लीटर या 10 माइक्रोग्राम प्रति लीटर तय की है। स्रोत कहता है कि भारत में भी यही मानक है, लेकिन अगर कोई और वैकल्पिक स्रोत न हो तो 0.05 mg/L तक की छूट दी जा सकती है, जो कि चिंता का विषय है। अब कुछ और तरह के प्रदूषण पर आते हैं। ध्वनि प्रदूषण की इकाई डेसिबल है, ये तो पता है, पर मिट्टी प्रदूषण में नाइट्रोजन कहाँ से आता है? स्रोत इसके 3 मुख्य स्रोत बताता है। पहला, कृषि। खेती में इस्तेमाल होने वाले नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों से नाइट्रस ऑक्साइड N2O जैसी गैसें निकलकर हवा में जाती हैं, जो एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस भी है। स्रोत के अनुसार 70% से ज्यादा ऑक्साइड उत्सर्जन कृषि मिट्टी से होता है। और बाकी दो? दूसरा है मवेशी पालन। पशुओं के मलमूत्र से अमोनिया NH3 गैस निकलती है। स्रोत कहता है कि लगभग 80% अमोनिया उत्सर्जन मवेशियों से होता है। तीसरा है पोल्ट्री उद्योग यानी मुर्गी पालन, उससे भी अमोनिया का उत्सर्जन होता है। ये नाइट्रोजन यौगिक मिट्टी और पानी को प्रदूषित करते हैं और यूट्रोफिकेशन जैसी समस्याएं पैदा करते हैं। कचरा निपटान की कुछ आधुनिक तकनीकों का भी जिक्र है, जैसे भस्मीकरण। हाँ, स्रोत 3 तकनीकों का उल्लेख करता है। भस्मीकरण, इंसिनरेशन, जिसमें कचरे को बहुत उच्च तापमान पर जलाया जाता है। इससे कचरे का आयतन बहुत कम हो जाता है, लेकिन वायु प्रदूषण का खतरा रहता है अगर ठीक से न किया जाए। और बाकी दो? दूसरी है पाइरोलिसिस। इसमें कचरे को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है। इससे गैस, तेल और चारकोल जैसे उत्पाद मिलते हैं, जिनका उपयोग ऊर्जा उत्पादन में किया जा सकता है। तीसरी है प्लाज्मा गैसीकरण। इसमें प्लाज्मा टॉर्च का उपयोग करके कचरे को और भी ज्यादा तापमान हजारों डिग्री सेल्सियस पर विघटित किया जाता है। इससे सिन गैस बनती है, जो ऊर्जा का स्रोत है, और राख लगभग शीशे जैसी बन जाती है, जो खतरनाक नहीं होती। ये ज्यादा आधुनिक और महंगी तकनीक है। ठीक है, अब आते हैं भारत के कुछ खास संरक्षित क्षेत्रों पर, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य वगैरह। स्रोत किन महत्वपूर्ण जगहों का जिक्र करता है? हाँ, स्रोत कई का जिक्र करता है। कुछ प्रमुख देखें तो गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में, जो एशियाई शेरों का दुनिया में एकमात्र घर है। हाँ, गिर तो बहुत प्रसिद्ध है। बिल्कुल। फिर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, पहले भरतपुर पक्षी विहार, राजस्थान में। ये प्रवासी पक्षियों, खासकर साइबेरियन सारस के लिए विश्व प्रसिद्ध था, हालांकि अब वो कम आते हैं। ये एक विश्व धरोहर स्थल भी है। और बाघों के लिए? बाघों के लिए कई हैं, जैसे रणथंभौर और सरिस्का राजस्थान में, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में, जो सफेद बाघों के लिए भी जाना जाता था, नागरहोल कर्नाटक में, जिसे अब राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं,
राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में, जिसे 2015 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। दाचीगाम का भी नाम आता है। हाँ, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में, ये हंगुल यानी कश्मीरी स्टैग के लिए प्रसिद्ध है, जो एक गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजाति है। इसके अलावा भितरकणिका ओडिशा में, जो खारे पानी के मगरमच्छों के लिए जाना जाता है। मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए महत्वपूर्ण है। MSTRIP इसका है, ये नाम आया था, ये बाघों से जुड़ा लगता है। हाँ बिल्कुल, एम स्ट्राइप्स का मतलब है मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। ये बाघों की निगरानी और उनके आवासों के प्रबंधन के लिए एक सॉफ्टवेयर आधारित प्रणाली है। इससे गश्त की निगरानी, अवैध शिकार की घटनाओं की रिपोर्टिंग और बाघों की संख्या और स्थिति पर नजर रखने में मदद मिलती है। ये बाघ संरक्षण के लिए एक आधुनिक उपकरण है। अच्छा, ये एक मॉनिटरिंग सिस्टम है। खराई ऊंट के बारे में भी कुछ अनोखी बात बताई गई थी, वो तैरने वाले ऊंट। हाँ, ये बहुत खास ऊंट है जो गुजरात के कच्छ के रण में पाए जाते हैं। स्रोत बताता है कि ये समुद्र में 3 किलोमीटर तक तैर सकते हैं। 3 किलोमीटर ऊंट तैरते हैं? हाँ, ये खराई ऊंट तैरकर मैंग्रोव के द्वीपों तक जाते हैं और वहां के पत्ते खाते हैं। ये मैंग्रोव पर बहुत निर्भर है। ये एक संकटग्रस्त नस्ल भी है और वहां के मालधारी समुदाय की आजीविका इनसे जुड़ी हुई है। NBAGR ने इन्हें भारत की 9वीं ऊंट नस्ल के रूप में मान्यता दी है। ये तो वाकई अनोखी बात है। अब वनों पर आते हैं। भारत की वन नीति का क्या लक्ष्य है? कितने हिस्से पर वन होने चाहिए? भारत की राष्ट्रीय वन नीति, जो 1952 में बनी और 1988 में संशोधित हुई, का लक्ष्य है कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कम से कम 1/3 यानी 33% हिस्से पर वन या वृक्षावरण होना चाहिए। 33%? हाँ, और पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में ये लक्ष्य और भी ज्यादा है। वहां 2/3 यानी लगभग 66% क्षेत्र पर वन होने चाहिए, ताकि मिट्टी का कटाव और भूस्खलन रोका जा सके और पर्यावरण संतुलन बना रहे। और अभी हम कहाँ हैं? क्या स्थिति है? स्रोत भारत वन स्थिति रिपोर्ट ISFR 2021 का हवाला देता है। उसके अनुसार भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग 21.71% हिस्से पर वनावरण फॉरेस्ट कवर है। अगर इसमें वृक्षावरण ट्री कवर भी जोड़ दें तो ये करीब 24.62% होता है। तो हम 33% के लक्ष्य से अभी भी काफी पीछे हैं। हाँ, काफी काम बाकी है। ये रिपोर्ट कौन जारी करता है? ये रिपोर्ट भारतीय वन सर्वेक्षण फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया FSI, जिसका मुख्यालय देहरादून में है, द्वारा हर 2 साल में जारी की जाती है। ठीक है, अंत में कुछ विविध तथ्य देख लेते हैं। कोई महत्वपूर्ण पर्यावरण दिवस या पुरस्कार जिनका स्रोत जिक्र करता है? हाँ, स्रोत कई दिवस बताता है, जैसे विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, विश्व जल दिवस 22 मार्च को और विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। पुरस्कारों में टाइलर पुरस्कार का जिक्र है, जिसे अक्सर पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। टाइलर पुरस्कार? हाँ, एक और है चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड। ये संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान है। स्रोत बताता है कि ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2018 में और अफरोज शाह 2016 में वर्सोवा बीच क्लीनअप के लिए भी मिल चुका है। अच्छा, और गंगा डॉल्फिन के बारे में कुछ खास? हाँ, गंगा नदी डॉल्फिन, जिसका वैज्ञानिक नाम प्लाटोनिस्टा गैंगेटिका है, को अक्टूबर 2009 में भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। ये मीठे पानी की डॉल्फिन है जो गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदी प्रणालियों में पाई जाती है और ये भी संकटग्रस्त है। तो हमने देखा कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी कितने जटिल और आपस में जुड़े हुए विषय हैं। इकोसिस्टम सेवाओं से लेकर प्रदूषण के विभिन्न प्रकार और उनके खतरों, जैव विविधता के महत्व और उस पर मंडराते संकट, और फिर इन सब से निपटने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहे प्रयासों तक स्रोत कई महत्वपूर्ण जानकारियां देता है। हाँ, और ये विश्लेषण ये भी साफ करता है कि ये समस्याएं अलग-अलग नहीं हैं। जैव विविधता का नुकसान, जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, ये सब एक दूसरे से जुड़े हैं और इनके असर भी दूरगामी होते हैं। चाहे वो गिद्धों की आबादी पर एक दवा का विनाशकारी प्रभाव हो, या अम्ल वर्षा से हमारी ऐतिहासिक इमारतों का नुकसान, या फिर हमारे अपने बढ़ते पारिस्थितिकीय पदछाप का धरती पर बढ़ता बोझ।
स्रोत हमें इन चुनौतियों की गंभीरता और उनसे निपटने के लिए हो रहे बहुआयामी प्रयासों की एक महत्वपूर्ण झलक देता है। बिल्कुल। और ये सब जानने के बाद कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी का एहसास और भी गहरा होता है। तो यहाँ एक सवाल मन में आता है, क्या सिर्फ व्यक्तिगत स्तर पर अपनी आदतें बदलकर, अपना पारिस्थितिकीय पच्छाप कम करके हम इन बड़ी वैश्विक चुनौतियों का सामना प्रभावी ढंग से कर सकते हैं? या फिर जरूरत इस बात की है कि हम नीतियों में बड़े बदलावों के लिए आवाज उठाएं, कार्बन के सामाजिक मूल्य जैसी अवधारणाओं को विकास की मुख्यधारा की योजनाओं में शामिल करें, ताकि अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के बीच एक ज्यादा टिकाऊ और न्याय संगत संतुलन स्थापित हो सके? इस पर सोचिएगा जरूर। अगली बार फिर मिलेंगे एक और गहरी चर्चा के साथ। नमस्कार।